नमस्कार दोस्तों, जो हम आपके लिए कंसेप्ट सीरीज चला रहे हैं उसमें आज एक नया अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं। इस अध्याय का नाम है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसके पहले थ्री फेज इंडक्शन मोटर हम समाप्त किए हैं, उसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिए हैं। अब एक नया अध्याय सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ये बाबू, यह अध्याय इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है कि सिर्फ यह छोटा सा अध्याय से 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो यह अध्याय बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। छोटा अध्याय है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इतना महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि घरों में ज्यादातर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का ही प्रयोग किया जाता है। चाहे चारा काटने वाली मशीन हो या वॉशिंग मशीन हो या मिक्सचर हो, सभी में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का ही प्रयोग किया जाता है। डोमेस्टिक मोटर के नाम से भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को जाना जाता है। यानी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी 2 पार्ट होगा। एक स्टेटर जिस पर बाइंडिंग करेंगे, लेकिन अंतर यह है कि इस पर सिंगल फेज सप्लाई देंगे। अच्छा, क्या पढ़ने वाले हैं? सिंगल फेज, तो सप्लाईओ तो सिंगल फेज देंगे। अच्छा, इंडक्शन मोटर, तो इंडक्शन मोटर का मतलब एसी पर काम करने वाली मोटर होगी, उसी को इंडक्शन मोटर कहते हैं। एसी में ही इंडक्शन उत्पन्न होती है। स्टेटर पर सप्लाई देंगे, उसके मैग्नेटिक फील्ड से रोटर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगी, बिल्कुल थ्री फेज जैसा। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो कि एसी पर काम करेगी। यही सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं फ्रैक्शनल हार्स पावर। हार्स पावर को एचपी कहते हैं, एचपी हार्स पावर। तो फ्रैक्शनल हार्स पावर क्यों कहते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को? क्योंकि फ्रैक्शनल मतलब होता है क्या, बटा में, जैसे 1/8, 1/12। तो इसकी जो रेटिंग होगी एचपी में वह 1/8 एचपी होगी, 1/12 एचपी होती है, 1/2 एचपी होता है। मतलब इसकी जो रेटिंग होगी इंडक्शन मोटर की ना सिंगल फेज में, तो फ्रैक्शनल में होता है, इसलिए इसको फ्रैक्शनल हार्स पावर भी कहते हैं, यानी एफएचपी भी कहते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को। तो फ्रैक्शनल हार्स पावर, और नहीं तो वाटेज में दे दीजिए, 50 वाट, 100 वाट, 150 वाट, 200 वाट, 250 वाट, वाटेज में देने के तो ठीक है। एचपी में देंगे तो फ्रैक्शनल में देना पड़ेगा, इसलिए फ्रैक्शनल हार्स पावर इसको कहते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को। जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं ना। एक पार्ट होता है रोटर, लेकिन एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात कि रोटर हमेशा स्क्वायरल केज टाइप का होता है। रोटर हमेशा स्क्वायरल केज टाइप का होता है। जो थ्री फेज था उसका रोटर 2 प्रकार से भले होता था, एक स्लिप रिंग और एक स्क्वायरल केज। तो इसमें केवल स्क्वायरल केज होता है, मतलब कि स्क्वायरल केज में कोई बाइंडिंग नहीं होता है। तो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, इसके रोटर पर कोई बाइंडिंग नहीं होता है, यह स्क्वायरल केज टाइप का होता है। स्क्वायरल केज में क्या, इन रिंग की सहायता से इसको शार्ट किया जाता है, और हम जानते हैं कि जो इसमें एल्यूमिनियम के बस बार लगे होते हैं वह थोड़ा तिरछे लगाए गए होते हैं। तो इसमें भी होता है रोटर, स्क्वायरल केज टाइप का होता है। स्टेटर पर बाइंडिंग की गई होती है और सिंगल फेज एसी सप्लाई दी जाती है स्टेटर को। यह जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, इसमें सिंगल फेज सप्लाई देंगे, यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी रोटर को जाकर कट करेगी, उसके बाद टार्क बनेगा, फिर रोटेट करेगा। बस सप्लाई यहां सिंगल फेज दिया जाता है। इस मोटर का प्रयोग 90% किया जाता है सिंगल फेज का, क्योंकि ज्यादातर डोमेस्टिक, इसीलिए ना 90% यूज होता है। मतलब बहुत ज्यादा यूज होने वाला मोटर का अगर कोई नाम पूछेगा तो इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में भी थ्री फेज के सिंगल पे, तो सिंगल फेज ज्यादा, क्योंकि घरेलू कार्यों में इसी का प्रयोग किया जाता है। तो डोमेस्टिक, इसीलिए इसी मोटर को एक और नाम से जानते हैं, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मोटर कौन कहलाता है? तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को डोमेस्टिक मोटर कहते हैं। डोमेस्टिक मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को ही कहते हैं। 90% या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज होता है। चलिए वर्किंग थोड़ा समझते हैं। जैसे हम लोग बाइंडिंग पर सप्लाई देंगे, सिंगल फेज का सप्लाई देंगे, तो बाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रोटर को कट करेगी, और रोटर को कट करेगी तो रोटर में का टार्क बनना चाहिए, करंट बनना चाहिए। करंट बनेगा, कट करेगी, ईएमएफ बनेगा, करंट बनेगा, फिर टार्क बनाएगी। तो टार्क किस दिशा में बनेगी इसको समझते हैं हम लोग। देखिए, जो सिंगल फेज होता है ना, वह पल्सेटिंग नेचर का सप्लाई होता है। जैसे सिंगल फेज से जो फ्लक्स उत्पन्न होगी, फ्लक्स वह पल्सेटिंग नेचर का, लिखे भी हैं हम कि पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या जो फील्ड लाइंस उत्पन्न कर रही है सप्लाई देने के बाद, यह फील्ड लाइंस का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है? पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। पल्सेटिंग का मतलब क्या होता है कि कभी पॉजिटिव दिशा में तो कभी निगेटिव, मतलब जो दिशा में आएगी फिर उसी दिशा में घटती है ना, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, पल्सेटिंग नेचर का फ्लक्स है। तो इस पर जो टार्क बनेगा वो भी पल्सेटिंग नेचर का बनेगा। कैसे? तो देखिए, इसको समझिए हम लोग। यहां से जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रोटर को कट करती है, तो यहाँ पर यह फ्लक्स को हम लिखे हैं कि फ्लक्स मान लीजिए रोटर पर आ रही है, लेकिन यह रोटर यह पॉजिटिव के कारण इस दिशा में जा रही है। कितना जाएगी फ्लक्स? आधा ना, जैसे एक साइकिल में आधा साइकिल तो पॉजिटिव दिशा में है, मतलब मान लीजिए कि फॉरवर्ड दिशा में, तो 5/2 फ्लक्स इस दिशा में जा रही है। लेकिन अब आगे देखा जाए ना, तो आगे जो है अब यह विपरीत दिशा में, अगर ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, तो मतलब जो डायरेक्शन में जा रही है, तो अब निगेटिव का मतलब अब विपरीत डायरेक्शन में जाएगी। तो यहां से जो फ्लक्स इस पर कट कर रही है, कभी इस दिशा में, तो आधा साइकिल अब विपरीत दिशा में कट करेगी, मतलब इस दिशा में।
यानी 5/2 अब इस दिशा में कट करेगा। एक ही फ्लक्स जो यहाँ पर मेन फ्लक्स आना चाहिए यह दो भाग में कट जाता है, एक आधा आधा कुछ दूसरा डायरेक्शन में, तो आधा जो फ्लक्स होगी वह दूसरा डायरेक्शन में। यह पल्सेटिंग नेचर का है इसलिए। तो देखा जाए तो आधा फ्लक्स इधर फोर्स लगा रहे हैं, आधा फ्लक्स इधर लगा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? फॉरवर्ड फॉरवर्ड फील्ड कहते हैं, फॉरवर्ड फील्ड, फॉरवर्ड फील्ड। इसको क्या कहेंगे? बैकवर्ड फील्ड। क्यों? क्योंकि अब विपरीत दिशा में लगा रही है ना, यह निगेटिव मतलब विपरीत, उधर ना लगा के आधा इधर लगाती है, तो यह क्या कहते हैं? बैकवर्ड, बैकवर्ड फील्ड, यह बैकवर्ड फील्ड। अब आप सोचिए कि इस पर रोटर पर जो फ्लक्स लगा रही है, आधा आधा पल्सेटिंग नेचर होने के कारण, सिंगल फेज पल्सेटिंग नेचर होने के कारण आधा फ्लक्स उस दिशा में, फॉरवर्ड दिशा में, और फिर आधा फ्लक्स उसके बैकवर्ड दिशा में लगा रहा है, क्योंकि डायरेक्शन देखने को मिल रहा है चेंज। तो यह पर टारके नहीं बन पाएगा बाबू, क्योंकि कुछ कुछ फ्लक्स इधर रोटेट कराना चाहिए और फिर जस्ट उसके बाद वाला फ्लक्स अब इधर रोटेट करेगा, तो यह केवल ना क्या होगा? कंपन बस होगा, रोटेटे नहीं कर पाएगा। आधा फ्लक्स उधर आधा फ्लक्स इधर, तो कहां रोटेट कर पाएगा? यह रोटेटे नहीं कर पाता है। मतलब कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है। सेल्फ स्टार्टेड क्यों नहीं होता है? क्योंकि जैसे सिंगल फेज की सप्लाई देते हैं, जो फ्लक्स बनती है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, वो पल्सेटिंग नेचर का होता है। अब पल्सेटिंग नेचर होने के कारण जो फ्लक्स बनती है, आधा फ्लक्स फॉरवर्ड दिशा में जाती है, तो ठीक उसके बाद वाला आधा फ्लक्स बैकवर्ड दिशा में जाता है, जिससे रोटर रोटेट नहीं कर पाता। यही है, जितना फोर्स से आप इधर खींचेंगे उतना ही फोर्स से आप इधर खींचेंगे, तो जाएगा ही नहीं किधर ही। दोनों तरफ फ्लक्स बराबर है, इधर भी 5/2 है, उधर भी 5/2 है, यहाँ भी 5/2, तो इसलिए रोटेट नहीं कर पाता है। तो यहाँ से इंपोर्टेंट पॉइंट यह निकल कर आया कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है। अच्छा आगे देखिए, जितना स्पीड से इधर रोटेट करना चाह रही है उतना स्पीड से इधर रोटेट करना चाह रही है। देखिए यहाँ से एक और चीज निकल कर आती है ना, स्लिप से रिलेटेड भी। फॉरवर्ड दिशा में स्लिप कितना होता है हम लोग जानते हैं कि स्लिप निकालने के लिए फॉरवर्ड दिशा में तो ns माइनस एनआर, एनएस माइनस एनआर, एनएस माइनस एनआर बटा में एनएस, यह स्लिप निकालेगा फॉर्मूला है। तो बैकवर्ड स्लिप कैसे निकलेगा? तो निकल जाएगा। बैकवर्ड स्लिप के लिए तो ये कई फॉर्मूला होता है, यहाँ पर ना हम यह लिख रहे हैं, फॉरवर्ड दिशा में रोटेट जो कराना चाह रहे हैं उस टाइम का स्लिप है। आप रिवर्स साइड में जो निकालना चाह रहे हैं तो उसको देखिए, तो बैक साइड में बैक स्लिप बराबर एस बी, मतलब बैक स्लिप बराबर, तब यहाँ पर एन एस माइनस, अब यहाँ एन आर रोटर का स्पीड, लेकिन रोटर की स्पीड आधा फ्लक्स तो इस दिशा में, लेकिन आधा ये फ्लक्स इस दिशा में रोटेट करना चाह रही है, इसलिए माइनस में एन आर। विपरीत दिशा में ना बैकवर्ड स्लिप हम बता भी रहे हैं, तो विपरीत दिशा के लिए रोटर की स्पीड होगी जो माइनस में, अब बटा में एन एस। तो देखिए एस बी बराबर यहां से एन एस, ये माइनस माइनस प्लस एन आर, अब बटा में एन एस। तो यह है बैकवर्ड स्लिप और यह जो है फॉरवर्ड स्लिप। अच्छा इसको आगे हल अगर करेंगे ना, यहाँ से आगे हल करेंगे तो देखिए भाग दीजिए, तो एन एस बटा में एन एस तो 1 निकल कर आ रहा है, अगर आप भाग देंगे तो एन एस बटा में एन एस 1 निकल कर आ रहा है, यहाँ माइनस और क्या आ रहा है एन आर बटा में एन एस। अच्छा जी, अगर हम चाहेंगे ना इसका मान निकालें, इसको इधर और इसको इधर भेज देंगे, तो एन आर बटा में एन एस बराबर यह उधर जाएगा तो 1 माइनस एस एफ होगा। यहां से भी भाग दीजिए, देखिए एस बी बराबर, इसको हम भाग देंगे ना तो एक आएगा, यहाँ एन आर बटा में एन एस आ रहा है ना, क्या आ रहा है एन आर बटा में एन एस, इसको दोनों जगह हम वितरण किए हैं। अब देखिए क्या रहा है, यहाँ पर 1 एन आर बटा में एन एस का मान यहाँ भर दीजिए, 1 माइनस एस एफ, एस एफ है ना फॉरवर्ड स्लिप है। अब क्या जुट रहा है, देखिए बैक स्लिप बराबर 2 माइनस यह एस, केवल एस का मतलब समझ लीजिए फॉरवर्ड स्लिप, जो कि हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर में पढ़ते थे एस। यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा, कि जो बैक स्लिप होगा वो 2 माइनस एस फॉरवर्ड स्लिप होगा। अच्छा इसको ऐसे भी देता है, इसको इधर बुला देगा, यानी बैकवर्ड स्लिप प्लस इधर आएगा तो प्लस में होगा फॉरवर्ड स्लिप, यह फॉरवर्ड स्लिप है ना, इधर आएगा तो फॉरवर्ड स्लिप बराबर 2। तो पूछता है कई बार कि बैकवर्ड स्लिप और फॉरवर्ड स्लिप का योगफल कितना होता है, तो 2 होता है। तो ये जानते रहिएगा, यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। यह सेल्फ स्टार्टेड नहीं है। अब इसको जब सेल्फ स्टार्टेड नहीं है, सेल्फ स्टार्टेड क्यों नहीं है? क्योंकि पल्सेटिंग नेचर के कारण। अच्छा जब सेल्फ स्टार्टेड नहीं है तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? तो इसको स्टार्ट करने के लिए 2 थ्योरी है, एक क्रॉस फील्ड थ्योरी और एक डबल रिवाल्व थ्योरी, डबल रिवाल्व फील्ड थ्योरी। जो डबल रिवाल्व फील्ड थ्योरी जो होता है ना, ठीक एकदम यही है कि जो फ्लक्स है वो सेम डायरेक्शन में है और रोटेट नहीं कर रही है, तो जिस दिशा में आप वाह बल दे देंगे उस दिशा में रोटेट करने लगेगी। अगर फॉरवर्ड दिशा में इसको चलाना चाहते हैं तो वाह फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप दे दीजिए तो उधर का रोटेट करने लगेगा, क्योंकि इधर का फोर्स ज्यादा हो जाएगा।
अगर बैकवर्ड दिशा में चलाना चाहते हैं तो आप बाहर से फोर्स दे दीजिए बैकवर्ड दिशा में, अब इधर ये चलने लगा। कई बार हम लोग देखते हैं जो फैन होता है उसका कैपेसिटर, अच्छा फैन में कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है हम लोग आगे देखने वाले हैं। फैन में भी तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, तो देखते हैं कई बार कि कैपेसिटर खराब हो जाता है और हम लोग लकड़ी डंडा से उसको जिस दिशा में रोटेट कराते हैं फैन उस दिशा में रोटेट करने लगता है। तो यही तो है एकदम से सेम कंडीशन है कि जब सप्लाई देते हैं तो पल्सेटिंग नेचर होने के कारण दोनों तरफ एकदम सेम सेम फ्लक्स होता है और जिस दिशा में बाहर से फोर्स मिल जाती है उस दिशा में रोटेट करने लगता है। तो सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है, बाहर से फोर्स देने के लिए सेल्फ स्टार्टेड इसको हम लोग बनाते हैं। यहां से देख लीजिएगा, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों नहीं सेल्फ स्टार्टेड होता है? तो डबल रिवाल्व जो फील्ड थ्योरी है उस कारण, मतलब दोनों तरफ पल्सेटिंग नेचर के कारण यह सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है। अब इसका हम स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स बना दे रहे हैं, टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में था। तो देखिए हम लोग जानते थे थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, हम लोग जानते थे कैसा बनता था, ऐसा ही ना बनता था। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर स्लिप 0 था, यहाँ पर स्लिप 1 था। अच्छा इधर भी आएगा तो इधर ब्रेकिंग टाइप का था, यहाँ पर ब्रेकिंग था। तो देखिए यह ना एस का मतलब फॉरवर्ड स्लिप, और यहाँ हम लिख दे रहे हैं ना बैकवर्ड स्लिप, बैकवर्ड स्लिप, बैकवर्ड स्लिप। अच्छा बैकवर्ड स्लिप कितना होता है ये लिख भी दे रहे हैं, तो 2 माइनस एस होता है, माने 2 माइनस फॉरवर्ड स्लिप होता है। अभी पीछे निकाले थे हम, तो 2 माइनस फॉरवर्ड स्लिप एंड 2 माइनस एस कहिए, एस बी बराबर, एस बी बराबर यह क्या है, एस बी माने बैकवर्ड स्लिप बराबर 2 माइनस एस होता है। तो यह तो स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉरवर्ड के लिए, यह फॉरवर्ड फील्ड के लिए है, फॉरवर्ड फील्ड के लिए जो स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉरवर्ड फील्ड के लिए। रिवर्स हम लोग देखे थे कि ठीक इसी का उल्टा होता है रिवर्स। तो रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स ठीक इसी का उल्टा, तो यहां पर ज्यादा और उसके बाद यहां पर जाकर ब्रेक हो जाएगा। तो यह किसका है, रिवर्स का है, क्योंकि रिवर्स फॉरवर्ड का ठीक उल्टा था, तो यह रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स फील्ड के लिए। रिवर्स फील्ड, रिवर्स और फॉरवर्ड फील्ड हम कहां से बोल रहे हैं, तो यहां से सप्लाई देने के बाद पल्सेटिंग नेचर, यह पॉजिटिव के कारण फॉरवर्ड और निगेटिव के कारण रिवर्स। तो फॉरवर्ड के कारण जो स्लिप आया, देखिए यहां पर यही ना होता है, फॉरवर्ड के कारण स्लिप, फॉरवर्ड के कारण स्लिप ये होता है, और रिवर्स के कारण स्लिप ये कहिए नहीं तो ये कहिए, क्योंकि रिवर्स में स्पीड माइनस में कर लेंगे। इन्हीं दोनों से हम मान पुट किए तो यहां पर आया कि जो कि यह इंपोर्टेंट था 2 माइनस एस वाला, तो वही फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लिप। तो फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड स्लिप के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़े थे थ्री फेज में भी, और सिंगल फेज में यह हो गया रिवर्स स्लिप। लेकिन इनका परिणामी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है, यह फिगर देकर आपसे पूछ भी लेता है, इसका परिणामी क्या होगा बाबू। तो जो इसका परिणामी आएगा ना, परिणामी, यह देखिए, अब आप टोटल रिजल्टेंट फॉरवर्ड और रिवर्स, फॉरवर्ड और बैकवर्ड कहिए इसको, चाहे रिवर्स कहिए, रिवर्स चाहे बैकवर्ड कहिए, तो इनका जो परिणामी आएगा, यहां देखिए स्लिप बराबर 1 पर देखिए, जितना ऊपर है उतना नीचे भी है, जितना नीचे है उतना ही ऊपर भी है, उतना ही ऊपर। तो टोटल रिजल्टेंट स्टार्टिंग टाइम में 0, इसलिए स्टार्ट नहीं हो पाता है। यह टार्क को ना, टार्क स्लिप, यह स्लिप, यह वाला स्लिप को प्रदर्शित कर रहा है, और जो वर्टिकल है यह टार्क को। तो जितना नीचे ना है उतना ही ऊपर टार्क स्टार्टिंग टाइम में, यही ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्लिप बराबर 1 स्टार्टिंग में आता है। तो स्लिप 1 पर स्टार्टिंग पॉइंट में जितना टार्क ऊपर उतना टार्क नीचे, इसलिए स्टार्ट नहीं हो पाता है। अब परिणामी के समय यहाँ पर 0 होना ही चाहिए। आगे यहाँ पर उतना, यहाँ पर ज्यादा है तो इधर ज्यादा होगा, तो मतलब परिणामी निकल कर कुछ ऐसे आता है। यह जो है परिणामी का है, मतलब रिजल्टेंट का है, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का है। यह रिजल्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, रेड वाला रिजल्टेंट है दोनों का परिणामी। तो यह ग्राफ देखकर आप समझ जाएगा कि सिंगल फेज के लिए है, डबल फील्ड रिवॉल्व थ्योरी से आता है, यह फॉरवर्ड स्लिप के लिए है, और यह रिवर्स स्लिप के लिए है, यह परिणामी स्लिप है। स्टार्टिंग पॉइंट में टार्क दोनों बराबर होता है, इसलिए स्टार्ट नहीं होता है। और जिस दिशा में हम लोग बाहर से फोर्स दे देंगे फॉरवर्ड में, तो फॉरवर्ड में रोटेट करने लगेगा, और रिवर्स में दे देंगे तो रिवर्स में रोटेट करने लगेगा। तो इसको स्टार्ट करने के लिए नियम देखिए, द ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए कितना थ्योरी है, तो 2 पूछता है भैया। तो डबल रिवॉल्व फील्ड थ्योरी, जिस पर हम समझाए हैं कि जिस दिशा में फोर्स देंगे उस दिशा में रोटेट करने लगेगी, तो डबल रिवॉल्व फील्ड थ्योरी। और एक है क्रॉस फील्ड थ्योरी। क्रॉस फील्ड थ्योरी में ना वोल्टेज और करंट में कुछ एंगल डिफरेंस की जाती है, बाइंडिंग में जो प्राइमरी बाइंडिंग होती है उसी में कुछ ऐसा एंगल प्रदान किया जाता है कि दोनों में वोल्टेज और करंट में कुछ एंगल बने जिससे टार्क बन जाए। चाहे जो मेन बाइंडिंग थी ना जिस पर सप्लाई दे रहे थे, उसको 2 भाग में तोड़ देंगे, एक तो मेन बाइंडिंग में और एक स्टार्टिंग बाइंडिंग में, स्टार्ट कराने के लिए, मतलब दोनों में फेज डिफरेंस बनाने के लिए। तो इसीलिए स्टार्टिंग टार्क बन जाएगी। स्टार्टिंग टार्क बनाने के लिए मेन करंट एक अलग से और बाइंडिंग करेंगे, उसी बाइंडिंग को अलग करेंगे, एक और 2 जगह उसको बाइंडिंग कर देंगे,
तो मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या लेंगे, तो मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग में कुछ ना कुछ अल्फा डिफरेंस होगा, तो कुछ ना कुछ अल्फा डिफरेंस होने के कारण टार्क बन जाती है। तो यही क्रॉस फील्ड थ्योरी में कुछ एंगल बनाई जाती है। यह दोनों मेथड है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए। सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है क्योंकि पल्सेटिंग नेचर होता है, तो सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम लोग कुछ प्रोसेस करते हैं। यहाँ लिखे हुए कि हाउ टू स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को कैसे स्टार्ट करेंगे, जो दो मेथड था, कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। दोनों का सिद्धांत एक ही है, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी चाहे क्रॉस फील्ड थ्योरी। देखिए दोनों सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बाइंडिंग है, इसी पर हम लोग क्या करते थे, सिंगल फेज एसी सप्लाई हम लोग देते थे। पल्सेटिंग नेचर का मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण दोनों तरफ समान टार्क बना रहा था, तो रोटेट नहीं कर पा रहा था। तो अब क्या करेंगे ना कि हम लोग इसी को जो है, इसी को हम लोग दो भागों में तोड़ लेंगे। कौन कौन भागों में, देखिए इसी को जो मेन एक फील्ड बाइंडिंग था, इसको दो भाग में तोड़ लीजिए। एक तो यहाँ पर टर्न बनाइए, यहाँ मोटा वायर और कम टर्न रखिए। एक और इसी का एक और टर्न बना लीजिए जहां पतला वायर रखिए और ज्यादा टर्न लीजिए, पतला वायर और ज्यादा टर्न। यह स्टार्ट कराने के लिए ऐसा हम काम कर रहे हैं क्योंकि दोनों एंगल कुछ बनाना है, तो दो जो बाइंडिंग थी उसी को दो भागों में हम ब्रेक कर लिए। इसको कहेंगे स्टार्टिंग, क्योंकि यह स्टार्ट कराने के लिए चाहिए। स्टार्टिंग बाइंडिंग, यह स्टार्टिंग बाइंडिंग स्टार्ट कराने के लिए चाहिए। और यह तो मेन बाइंडिंग पहले था, अभी भी मेन बाइंडिंग है, तो यह क्या है, मेन बाइंडिंग। मेन बाइंडिंग यह तो है मेन बाइंडिंग, और यह क्या है, स्टार्टिंग बाइंडिंग, स्टार्ट कराने के लिए जरूरी है। और यहां पर क्या था, यहां पर था रोटर। रोटर अब क्या होगा कि ये भी कुछ फ्लक्स बनाएगा, ये भी कुछ फ्लक्स बनाएगा, और दोनों फ्लक्स में कुछ फेज एंगल आ गया तो टार्क बन जाएगा, रोटेट करने लगेगा। तो स्टार्ट कराने के लिए एक स्टार्टिंग बाइंडिंग करेंगे। अच्छा, स्टार्टिंग बाइंडिंग पतला वायर का और ज्यादा टर्न का होता है, पूछता है। स्टार्टिंग बाइंडिंग को ही एक्सिलरी बाइंडिंग कहते हैं। एक्सिलरी बाइंडिंग, एक्सिलरी बाइंडिंग कहते हैं। एक्सिलरी मतलब सहायक बाइंडिंग होता है। बाद में ना इसका कनेक्शन कैसे होता है हम देखेंगे कि इसका कनेक्शन यहां से होगा तो विभिन्न प्रकार से होगा। तो अब इसमें ना एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगा रहेगा, यहाँ पर और यहाँ पर क्या लगा रहेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच, मतलब ब्रेक कर देता है कनेक्शन को कुछ पल के, बस स्टार्ट कराने के लिए लगाया गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। उसके बाद ना सेंट्रीफ्यूगल स्विच, इसमें प्रेशर बनती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है, जिसके कारण सेंट्रीफ्यूगल जो स्विच होगी, सेंट्रीफ्यूगल जो स्विच होगी, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सीएस स्विच, यह ब्रेक कर जाएगी। ब्रेक कर जाएगी तो यह इसका काम हट जाएगा और सिर्फ मेन बाइंडिंग पर फिर चलने लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में टार्क ना चाहिए, स्टार्टिंग में ही बस स्टार्ट कराने के लिए चाहिए। फैन को एक बार रोटेट करा देंगे तो उसके बाद तो चलता रहेगा। स्टार्टिंग में टार्क की ज्यादा आवश्यकता होती है, कोई भी वस्तु को स्टार्ट कराने में टार्क ज्यादा चाहिए होता है, तो इसलिए स्टार्टिंग के दौरान बस यह काम करता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अब अलग अलग प्रकार से आगे टाइप्स भी हम लोग देखने वाले हैं। कभी कैपेसिटर लगेगा, कभी कैपेसिटर केवल स्टार्ट कराने के लिए लगेगा, कभी मतलब और दो दो कैपेसिटर लगेगा। तो टाइप्स देखेंगे, लेकिन सम इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर देख लेते हैं। क्या क्या कुछ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का इंपोर्टेंट पॉइंट है, तो इंपोर्टेंट पॉइंट यह है कि नॉट सेल्फ स्टार्टेड, हम तो बताए ही हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है। स्टार्ट करने के लिए एक एक्सिलरी बाइंडिंग चाहे स्टार्टिंग बाइंडिंग अलग से इसमें लगाई जाती है, तो सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है। आगे फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन स्टार्टिंग एंड रनिंग बाइंडिंग इज 90 डिग्री। देखिए जो ये बताए हैं ना कि मेन बाइंडिंग, और मेन बाइंडिंग को क्या रनिंग बाइंडिंग भी कह सकते हैं, यही ज्यादातर कंटिन्यू लगातार इसको रोटेटेड करता है। तो मेन बाइंडिंग चाहे रनिंग बाइंडिंग, और रनिंग बाइंडिंग और स्टैटिक चाहे एक्सिलरी इसको कहेंगे। तो इन दोनों के बीच में देखिए ना, इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स 90 अंश पर एक दूसरे से है। तो फेज डिस्प्लेसमेंट, फेज डिस्प्लेसमेंट यह ऐसे और यह ऐसे है, तो एक दूसरे से 90 अंश के एंगल पर है, 90 अंश के एंगल पर। तो वही पॉइंट लिखे, पूछता भी है क्वेश्चन बाबू, मेन बाइंडिंग और एक्सिलरी बाइंडिंग में फेज डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री का होता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन स्टार्टिंग एंड रनिंग बाइंडिंग इज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का होता है। आगे क्लोज्ड स्लॉट होंगे, स्लॉट जो होता है क्लोज स्लॉट होता है, उसी में हम लोग बाइंडिंग करते हैं। फिर आगे जो रोटर होगी स्क्वायरल केज रोटर होगी, ये भी बता दिए हैं। फिर आगे पावर फैक्टर इसका ना 10.6। अब कोई प्रकार से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है तो सबका कुछ वेरी करता है, लेकिन लगभग में औसतन 10.6 पावर फैक्टर होता है। आगे डोमेस्टिक मोटर भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हम लोग कहते हैं। चलिए इसका टाइप देख लेते हैं कि जो फ्रैक्शनल हार्स पावर चाहे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, इसका टाइप्स कौन कौन सा है। यहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लेता है। पहला है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को देखिए पहले तीन भागों में बांटा गया है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को एक तो स्प्लिट फेज,
हम लोग कह सकते हैं स्प्लिट फेज चाहे रेजिस्टेंस स्प्लिट कहते हैं। पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। इसमें कुछ नहीं लगाया जाता है, जो एक्सिलरी बाइंडिंग होती है ना उसी को स्प्लिट किया जाता है, मतलब स्प्लिट फेज चाहे रेजिस्टेंस स्प्लिट कहते हैं हम लोग। तो रेजिस्टेंस स्प्लिट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, और एक होता है कैपेसिटर मोटर, और इसका एक पार्ट होता है शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल में एक शेडेड रिंग लगाई जाती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो शेडेड पोल मोटर, कैपेसिटर मोटर और रेजिस्टेंस स्प्लिट। जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर लगाने के तरीका अलग अलग होता है, तो उस तरीका पर, कैपेसिटर के तरीका पर एक दो तीन प्रकार से और है। कौन? तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन, मतलब कैपेसिटर जहां सिर्फ स्टार्ट कराने के लिए कार्य मिलेंगे तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। अब परमानेंट कैपेसिटर मोटर, मतलब यहां पर कैपेसिटर परमानेंट, जैसे सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन में जो कैपेसिटर होता है परमानेंट कैपेसिटर लगा होता है, तो परमानेंट कैपेसिटर मोटर एक होगा। वहां केवल कैपेसिटर स्टार्ट कराने के लिए काम करेगा, यहाँ परमानेंट कैपेसिटर जुड़ा रहेगा, और यहाँ पर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, माने यहाँ पर इसको टू टाइप कैपेसिटर इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। दो दो कैपेसिटर होता है, एक कैपेसिटर स्टार्ट कराने के लिए लगता है और एक कैपेसिटर कंटिन्यू रन करता रहेगा। तो इन सभी में पावर फैक्टर सबसे ज्यादा इसका रहेगा, क्योंकि इसमें दो दो कैपेसिटर है, स्टार्ट के लिए भी और रनिंग के लिए भी। इसका पावर फैक्टर सबसे अच्छा होगा, इसलिए यह टार्क भी सबसे अच्छा बनाता है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो यह पढ़ लिया हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। क्वेश्चन पूछता है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन यह भी पूछता है कि निम्न में कौन सा मोटर सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है। सिंक्रोनस मोटर थ्री फेज में भी होता है। अगला अध्याय यही है हमारा कि थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर, तो आगे पढ़ेंगे। अभी सिंगल फेज की बात हो रही है, तो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर दो प्रकार का होता है, रिलक्टेंस मोटर और हिस्टेरिसिस मोटर। आप जानते, इनके बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है कि निम्न में कौन सा मोटर सिंक्रोनस मोटर है, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है। दो ऑप्शन दे देगा ये, एक इसमें से एक और कोई दे देगा, तो इसमें से जो देगा वही होगा। दो प्रकार से होता है सिंक्रोनस मोटर, एक रिलक्टेंस और एक हिस्टेरिसिस, सिंक्रोनस मोटर कहलाते हैं। आप ध्यान देते रहिएगा। फिर आगे सिंगल फेज कम्यूटेटर मोटर। कम्यूटेटर मोटर का मतलब जो डीसी मोटर था उसमें कम्यूटेटर था, जो डीसी मोटर था उसमें कम्यूटेटर लगा होता था। तो ठीक उसी तरह सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी कुछ टाइप के मोटर होते हैं जिनमें कम्यूटेटर लगा होता है। तो सवाल पूछता है कि कौन सा मोटर कम्यूटेटर टाइप मोटर है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, माने सिंगल फेज कौन सा मोटर कम्यूटेटर टाइप है। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा, आप लगा देंगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है रिपल्सन मोटर और इनवर्सल मोटर। इनवर्सल मोटर, रिपल्सन मोटर में कम्यूटेटर, इन सभी में कम्यूटेटर लगा होता है, तो कम्यूटेटर टाइप मोटर इसीलिए कहते हैं। तो इनको भी हम पढ़ाएंगे आगे। रिपल्सन मोटर, इनवर्सल मोटर, सिरागे मोटर और सिंगल फेज एसी मोटर, सब में कम्यूटेटर लगा होता है, कार्बन ब्रूस होता है। फिर आगे स्पेशल पर्पज के लिए भी कुछ मोटर होते हैं, जैसे स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर। अब स्पेशल पर्पज का मतलब, जैसे मान लीजिए आपके जो लैपटॉप होता है, तो लैपटॉप में हम लोग सीडी डालने के लिए जो ओपन बाहर निकलती है, तो उसका एंगल फिक्स होता है कि इतना ही डिग्री तक बाहर आनी चाहिए, उसके बाद बाहर नहीं आनी चाहिए। तो स्टेप फिक्स किया गया होता है, इसलिए स्टेपर मोटर। चाहे कोई रोबोट होता है तो रोबोट में स्टेप फिक्स किया जाता है कि इतना एंगल पर उसको रोटेट करना है, 30 डिग्री पर रोटेट करना है, 30 डिग्री पर रोटेट करना है, 30 डिग्री पर रोटेट करना है। तो जहां एंगल की बात हो जाए, स्टेपर मोटर, इसमें फॉर्मूला भी आता है अच्छा अच्छा जिससे पूछता है। तो आगे पढ़ेंगे स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर, यह स्पेशल मोटर में आते हैं और ये कम्यूटेटर मोटर में आते हैं। आगे देखते हैं आगे। अच्छा, आज के लिए इतना ही है, कल यह वीडियो समाप्त हो जाएगा, कल यह लेसन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद इसका भी हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन ला देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए और कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।